Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि यूजीसी नेट सितंबर 2013 का थर्ड पेपर हम लोग कर रहे हैं और आज ये लास्ट क्लास है इसकी। आज ये पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 7 में हम लोग 61 से लेके 75 तक के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 1, और बाकी जो सिलेबस है उसका क्वेश्चन नंबर आप लोग बोल सकते हैं 61। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से तो आपके लिए और ज़्यादा ये बेहतर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये बोल रहा है गिवन टू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ये रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चन रहेंगे और इसमें पैसेज के क्वेश्चन भी आज रहेंगे। तो ये क्लास जो है वो आपके लिए काफ़ी अहम होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। राइट, हम लोग ये भी देखेंगे कि पैसेज में बिना टाइम वेस्ट किए कितना जल्दी से किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड हाइड्रोजन प्लस आयन कंसंट्रेशन इन एक्सरसाइजिंग मसल्स। राइट, रीजन क्या दिया है इसका। दिस रिजल्ट इन द लेसर लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सरसाइजिंग मसल्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहले में ये बोला गया है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो अफेक्ट होता है किसके बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ जाए या फिर आपके हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन जो हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाए। जहाँ पे एक्सरसाइजेज में मसल्स, जो भी मसल है हमारी, जो मसल ग्रुप है जिसके साथ एक्सरसाइज हो रही है, अगर उस मसल ग्रुप का टेम्परेचर बढ़ जाए या फिर वहाँ पे हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयंस जो हैं उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो। रीजन क्या दिया है, दिस रिजल्ट इन लेसर लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सरसाइजिंग मसल्स। ठीक है, ये सिंपल सी बात है और आपने इसको याद रखनी है। इसके बारे में चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए आप। जैसे ही आप आंसर देते हैं, ठीक है, आपके आंसर्स के बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बेहतरीन। अब इसको समझिए। ठीक, ये क्या कह रहा है, पहले तो सिंपली दो तीन चीजें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन में। वो क्या है, एक तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन, O2 डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन जो है ये आपके एंटर करती है किसी लंग्स में। जैसे ये लंग्स में इंटर करती है, लंग्स के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके इसको आ जाता है किसमें, टिश्यूज में। टिश्यूज बोलो, मसल ग्रुप बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका ढेर सारा ऑक्सीजन मौजूद है कैपिलरी बेड्स में। अब यहाँ पे मैं अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज में भी इसको बोला जाए विग्रस एक्सरसाइज। ठीक है, ज्यादा तेजी से एक्सरसाइज करूंगा तभी यहाँ पे H पॉजिटिव आयन जो है वो, उनकी नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन बढ़ेगी, प्लस यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये डेफिनेट है, H पॉजिटिव आयंस बिना टेम्परेचर इंक्रीज हुए नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे HR हार्ट रेट भी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, ये साथ में बढ़ेंगे सारे के सारे। दूसरा ये क्या कह रहा है कि ये जो है जो कंसंट्रेशन, वो डिसोसिएशन का कंसंट्रेशन जो है वो किस तरह से इफेक्ट करेगा, ऑक्सीजन की अनलोडिंग पे। ठीक है, रिजल्ट इन लेसर अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको समझिए आप। एक्चुअली जब आपको ये पढ़ा रहा था एरोबिक, सॉरी एनारोबिक जो सिस्टम पढ़ा रहा था मैं, थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था, अभी बायो एनर्जिक्स में हम लोग बात करेंगे उसकी। तब मैंने इसकी बात की थी वहां पे कि जब H पॉजिटिव आयन, हमें जो थकान होती है मसल्स में, वो हमें लैक्टिक एसिड की वजह से नहीं होती है। लैक्टिक एसिड की वजह से नहीं होती है, कहाँ पे, यूजीसी के लेवल पे। अगर ये आपको आंसर जो है कहाँ तक मिलता है, अगर आपको ये टीजीटी में आंसर मिलता है तब तक आप इसको लगाइए, फिर आपको हायर लेवल में आके आपको स्पेसिफिक आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है, H पॉजिटिव आयन की वजह से जो कैल्शियम होता है हमारा Ca डबल पॉजिटिव, उसकी बाइंडिंग साइड जो है बंद हो जाती हैं। ठीक है, और वहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो ज़्यादा रिलीज हुआ होता है उस कंडीशन में। ठीक है, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आपका क्या होता है, जैसे C6H12O6, ये क्या होता है, ये आपका ग्लूकोज हो गया, इसका जस्ट हाफ कर दीजिए, C3H6O3, ये आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बन जाता है। राइट,
तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में होती है, डिसोसिएशन क्या होता है ना, बहुत बहुत ही ईजी नहीं होता। तो H पॉजिटिव आयन जहां भी बढ़ जाएंगे ये क्या करेंगे, ये डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन पे बैंड करेंगे, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, ए आंसर इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी सी बात आपको क्लियर है? अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, distribution of blood in body parts depends on the immediate need of specific tissues of other tissues as a whole। पहले इसमें बात करी गई है, ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट की तरह से होगा इमीडिएट, ये इस बात पे डिपेंड करता है स्पेसिफिक टिश्यूज और अदर होल बॉडी पार्ट में। ठीक है, बॉडी पार्ट्स पे डिपेंड करता है, जहां जितनी जरूरत होगी उतना जो है वो ब्लड सप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एट रेस्ट नॉर्मल कंडीशन में लिवर और किडनी जो है वो कंबाइन करते हैं, रिसीव करते हैं कितना, 75% ऑफ टोटल ब्लड। इसका आंसर आपने लगाना है फटाफट, चलिए जल्दी आप लोग आंसर कर लीजिए, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर लगाएं आप फटाफट। ओके, नाउ वी विल गेट टू नो द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट क्वेश्चन। अभी आप देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी पार्ट्स डिपेंड ऑन इमीडिएट नीड। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे ये समझ लीजिए कि नॉर्मल आपका बॉडी में ब्लड है, ठीक है, और नॉर्मल सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पे। अभी क्या है, इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा मैंने एक्सरसाइज की, जैसे बाइसेप की एक्सरसाइज, बाइसेप कर्ल कर लिया मैंने, तो ये ब्लड का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो ज़्यादा डायरेक्टेड हो जाएगा इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है, कंजप्शन ज़्यादा है। ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा है तो यहाँ पे सप्लाई भी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट जो आपका असर्शन है वो राइट हो जाएगा। देन कह रहा है कि रेस्ट अंडर द नॉर्मल कंडीशन। अभी देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब इसको समझिए। जो नॉर्मल कंडीशन है, क्या आपकी नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, इसको समझे आप। नॉर्मल कंडीशन में ना तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है और ना ही आपके लीवर को ज्यादा काम करना। लिवर क्या करता है, ये आपके फैट का सिंथेसाइजेशन करता है, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। किडनी में जब फॉरेन मटेरियल प्लस आप क्या बोल सकते हो, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट जब बढ़ता है तब उसका क्या करता है, फिल्ट्रेशन करके ब्लड को प्योर करता है। तो रेस्ट में ना तो हमारा का और ऑक्सीजन का कंजप्शन ज्यादा होगा और ना ही इस तरह का मटेरियल का फॉर्मेशन होगा। फॉरेन मटेरियल क्या बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक्सरसाइज करी और एक्सरसाइज की वजह से H पॉजिटिव आयन जो है वो ज्यादा हो गए, ठीक है, और हमने एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज करने की वजह से लैक्टेट फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। जब लैक्टेट बढ़ जाएगा तो लैक्टेट एक्चुअली होता क्या, चलिए इस कॉन्सेप्ट को पूरा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है, एक सर्टेन कंडीशन रहती है, सर्टेन कंडीशन तक लैक्टेट फॉर्म होता है और उसकी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। वहीं अगर कुछ ऐसा हो जाए, चलिए इसको थोड़ा सा समझिए, ठीक है। एक नॉर्मल कंडीशन है, आप नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए हैं, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एरोबिक सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी क्या है कि एक विग्रस एक्टिविटी आप कर रहे हैं और विग्रस एक्टिविटी करते करते क्या होगा, उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन शुरू होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी जितनी ज्यादा की होनी चाहिए। इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, योर लैक्टिक एसिड सिस्टम विल इंट्रोड्यूस्ड हियर, because of lack of oxygen the lactic acid formation will increase and it will restrict your movement. Then what will happen by the another muscular system will do work like this। किस तरह से वर्क करेगा कि ये जो लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा फॉर्म होगा, जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन वाली एक्टिविटीज होती हैं, कौन सी वाली, मैराथन एक्टिविटीज। what will happen in the marathon activities, the lactic acid will be removed by the lymphatic system as well as the blood और lymphatic system दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपका लैक्टिक एसिड है, उसको लैक्टिक एसिड को फिर दोबारा से ये क्या पहुंचा देंगे, लिवर में, और लिवर इसको फिर दोबारा से रीसिंथेसाइज कर देगा, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रेडी कर देगा, ठीक है। मतलब आपका जो लैक्टिक एसिड है वो भी एनर्जी जनरेशन में हेल्प करता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एनर्जी सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है?
तो आर इसका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, आपका असर्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें, जब एक इनकरेक्ट है तो आर इज राइट एंड ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग, सो सी आंसर विल बी ऑल राइट फॉर यू। ठीक है, चलो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। चलिए समझिए, क्वेश्चन नंबर 63 को समझते हैं। चलिए ऑप्शंस वही सेम है आपको, ए बी सी और डी। ठीक है, ऑप्शंस आपके लिए सेम है वही, कि आपका क्या होगा, असर्शन करेक्ट है एंड रीजन करेक्ट है। ठीक है, देन ए का राइट एक्सप्लेनेशन है आर, दूसरे में नहीं है, तीसरे में ए इज राइट एंड बी इज, मतलब आर इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग एंड आर इज राइट। तो इन क्वेश्चन इसी पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, देन असर्शन सुन लीजिए पहले, असर्शन क्या है, देन वी विल गेट टू नो अबाउट द रीजन। अ टीम हैज इंटरेक्शन अमंग इट्स नंबर especially and it is related to the shared common goal and independence of team members to support each other in pursuit of failing the goal, pursuit of their failing the goals। दूसरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है द ग्रुप हैज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पज, a structured mode of communication, personal for the task, interdependent and इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। इन सारी की सारी चीज़ों की बात यहाँ पे करी जा रही है, ये बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो सिंपली जहाँ तक टीम इंटरेक्शन की बात हो, मेंबर्स जो शेयर्ड गोल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो कॉमन डायरेक्टेड गोल है वो पूरी तरह से फेल रहेगा, परस्यूट उसका फेल रहेगा। अगर वो एक तरह से मिल के काम करते हैं, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन में काम करते हैं, तो फिर क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो बेसिकली इसमें दो अलग अलग बातें कही गई हैं, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की बात करी गई है, ठीक है, टास्क इंटरडिपेंडेंट की बात करी गई है, सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट का मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा, लेकिन दोनों के दोनों जो आपके एक्सप्लेनेशन हैं वो करेक्ट होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एंड बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, गिवन द फ्लैक्शन अकर्ड एट द सजिटल प्लेन एंड अराउंड फ्रंटल एक्सिस। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम लेते नहीं, इसको खत्म करते हैं सीधा सीधा। ठीक है, द फ्लक्शन अकर इन सैजिटल प्लेन एंड अराउंड फ्रंटल एक्सिस, ये बात सही है बिल्कुल। द फ्रंटल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द सैजिटल प्लेन, ए एंड आर इज राइट, आर इज रॉन्ग। ठीक है, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो चाहे रीजन की बात करो, वेदर यू टॉक अबाउट द रीजन और यू टॉक अबाउट द assertion, both are correct because the flexion or extension occur in a sagittal plane around the frontal axis is correct statement. Second statement, frontal axis is perpendicular to the sagittal plane, it's also again the correct explanation because all the axis and planes they are perpendicular to each other, right? So we will move to next or the another question. For a vertical jump, one goes down fast from a standing position. ठीक है, then next the reason is going down from the standing position decrease to the degree of stability in, अब इसमें देखना है। ठीक है, इसमें चलिए मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे देता हूँ। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आप जब भी इसको देखते हैं तो सिंपली क्या है, फर्स्ट वाला देखिए, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सिंपल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो क्या करें, फॉर ए वर्टिकल जंप गोज डाउन फर्स्ट एंड स्टैंडिंग पोजीशन, ये बात सही है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट, गोइंग डाउन फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन इज इंक्रीज डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, राइट। डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी की बात कर रहा है कि नीचे जा रहा है तो डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब डायनामिक्स की बात हो रही है। अगर डायनामिक्स की कभी भी बात हो रही है तो हम डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो बी इज रॉन्ग, ए इज राइट। ठीक है, 65 हो गया क्वेश्चन नंबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, राइट, द अडेप्टेबल
हम्म, ओके सो चलिए इसको समझते हैं। द एडेप्टेबिलिटी प्रोसेस अकर्स ओनली व्हेन द स्टिमुलाई रीच एंड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल थ्रेशोल्ड। ये बात ये कह रहा है कि एडेप्टेबिलिटी का जो प्रोसेस है, एडेप्टेशन का जो प्रोसेस है, वो आपको स्टिमुलस मिलता रहे और वो तब तक नहीं होगा बहुत अच्छी तरह से जब तक उसका इंटेंसिटी का प्रोपोर्शन जो है वो थ्रेशोल्ड कैपेसिटी से ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बात समझिए, इसका एक्सप्लेनेशन ही सीधा सीधा करते हैं, ठीक है। अगर आपका वेट जो है वो 100 kg है, राइट, लेस देन 30% से अगर आप वर्कआउट करते हैं, ठीक है, लेस देन 30% वेट से अगर आप जैसे स्क्वाट करते हैं तो उनका कोई फायदा नहीं, राइट। अगर वेट ट्रेनिंग आपको करनी है तो क्या करनी है, मोर देन 30% वेट, बॉडी वेट से आपको करनी है, मतलब 30 kg से ज्यादा से, ठीक है। नेक्स्ट में क्या गया है, वॉल्यूम ऑफ वर्क विदाउट मिनिमल इंटेंसिटी डज नॉट फैसिलिटेट ऑर्गेनिज्म टू एडेप्टेशन। ये बात भी, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ये आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द लैक्टेट थ्रेशोल्ड व्हेन एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ वीटो मैक्स इज नॉट बेस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ एथलेटिक परफॉर्मेंस। लैक्टेट थ्रेशोल्ड जो है वो when express a percentage of VO2 max is not the best determination। किसका बेस्ट डिटर्मिनेशन नहीं है, एथलेटिक परफॉर्मेंस का। इनफैक्ट लेफ्ट threshold it is in a point and intensity of exercise where the lactic acid accumulation above resting level start। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करिए, मैं आपको टाइम देता हूं थोड़ा सा, तब तक मैं आपके कुछ कमेंट्स देख लेता हूं। राइट, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए रंजीत, बिल्कुल आपके क्वेश्चन आपने अगर भेजे हैं तो जरूर मैं अगली जो क्लास लूंगा उसमें शामिल करूंगा आपके क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए फिलहाल आप इसको देखिए। ये कह रहा है लैक्टिक थ्रेश होल्ड की बात हो रही है। लैक्टिक थ्रेश होल्ड का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है मेरी कुछ, और वो पर्टिकुलर इंटेंसिटी तब तक रहे जब तक कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बनना ना शुरू हो जाए, ठीक है। When expressed, the percentage of V2O max is not the best determination of athletic performance। दूसरा ये क्या कह रहा है, इनफैक्ट लेफ्ट थ्रेशोल्ड, ठीक है, थ्रेशोल्ड की बात हो रही है। कनक, या बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग मुझे मेल कर दीजिए, मैं उन क्वेश्चंस को ज़रूर जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास लूँगा तो उसमें शामिल कर लूँगा, और आपको आई होप दैट कि उनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। अगर वो छोटे क्वेश्चंस रहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको वहीं आपको आंसर दे दूं, और किसी न किसी क्लास में हम लोग उनको इनकलकेट कर लेंगे जिससे बाकी लोग जो भी क्लास देख रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। चलिए, इनफैक्ट द लेफ्ट थ्रेशोल्ड इज पॉइंट एट द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज वेयर द लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन अबव द रेस्टिंग लेवल स्टार्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रीजन इसका सही है, ये लैक्टेट गलत हो जाएगा, तो आर इज करेक्ट एंड जो रीजन है वो रॉन्ग है, और आपका जो स्टेट है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्या, रीजन इज करेक्ट, हाँ, ये गलत हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन एनर्जाइजर एक्टर डायरेक्टर ऑफ योर बिहेवियर अचीवमेंट सिचुएशन सेल्फ एफिशिएंसी पार्टिसिपेटिंग एट द साइकोलॉजिकल मोमेंटम। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, गो थ्रू द क्वेश्चन एंड जस्ट लेट मी नो द आंसर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा आपको करना नहीं है, ठीक है, राइट। जल्दी से फटाफट से आप आंसर करें। चलिए जल्दी से। तो इसका क्या है, दोनों करेक्ट आंसर हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, क्योंकि जो मोटिवेशन है, एनर्जाइजर है आपका, जो एक्टर डायरेक्टर बिहेवियर, ये सारी की सारी चीजें आपको मोटिवेट करती हैं, किसके लिए, अचीवमेंट सिचुएशंस की जहाँ बात की गई है,
सेल्फ एफिशिएंसी की बात करी गई है, ये साइकोलॉजिकल मोमेंटम क्या करते हैं, ये सारे के सारे ऐड करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपको मोटिवेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। A test which is apparent in its aim measured is high validity test. ठीक है, then next is it clearly specify that the predictive value of test. ठीक है, चलिए फटाफट इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बस बहुत ज़्यादा नहीं, और झट से ये जो आंसर है वो आपका हो जाना है। चलिए जल्दी से करिए आप, फटाफट जल्दी से इसका आंसर दें। टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ए टेस्ट विच इज एपरेंट, एपरेंट इस वर्ड को पकड़ लेना है आपको, टेस्ट विच इज एपरेंट इन इट्स एम measure it high validity test। ठीक है, then it's clearly specify that the predictive value of the test, predictive value of test जो है वो clearly specify नहीं करता है ये। ठीक है, apparent का मतलब ही होता है, एक होता है true value। चलिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ दो तरह की वैल्यूज होती हैं, क्या होती हैं, दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है ट्रू, एक होती है एपरेंट। यहाँ ट्रू वैल्यू में क्या आती है, जैसे फिक्स वैल्यू आती है, जैसे फॉर एग्जांपल 2+2=4, ये क्या है, एक तरह से ये ट्रू वैल्यू है। एपरेंट वैल्यू क्या है कि आपने क्या है एक टेस्ट लगाया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए x+y=z, आपने x की कुछ वैल्यू धरी, y की कुछ वैल्यू वैल्यू यहाँ पे पुट करी है, और उसके बाद z की वैल्यू, तो ये अपरेंट वैल्यू में ये चेंज होंगी वैल्यूज। ठीक है, वेरी नाइस। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा, रीजन आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और जानते हैं बाकी चीजों के बारे में। ठीक है, ये कह रहा है बोथ साइकोलॉजिकल ट्रेट एंड स्टेट शुड असेस्ड इन इंटरेक्शनल अप्रोच टू मेजर द पर्सनैलिटी ऑफ द स्पोर्ट पर्सन। द रीजन इज गिविंग टू दिस assertion is that situation and the specific measure predict behavior more reliably। ठीक है, जल्दी दोनों स्टेटमेंट को पढ़ें आप लोग और इसका आंसर करें। इसके लिए मैं काफ़ी आपको लिए 15-20 सेकंड देता हूँ, खूब अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिए। आई होप दैट कि आप सबका आंसर जो है वो मेरे लिए वैल्यू करता है, और आप सारे लोग आंसर्स दें जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलिए 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 बेहतरीन। अब इसको समझने की कोशिश करें, चलिए मैं बताता हूँ। बोथ साइकोलॉजिकल ट्रेट एंड स्टेट शुड बी असेस्ड इन इंटरेक्शनल अप्रोच। देखिए इस टर्म्स को अगर आप वहां से भी रिलेट करेंगे, किससे, स्टेट और ट्रेट, एंजाइटी, तो वहां से भी इस आंसर को आप सही कर ले जाए। ठीक है, मेजर द पर्सनैलिटी ऑफ द स्पोर्ट पर्सन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, चाहे वो ट्रेट की बात करें, साइकोलॉजिकल ट्रेट हो या साइकोलॉजिकल स्टेट हो, ये क्या करती है, मेजर करती है एक तरह से जो पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, राइट। देन सिचुएशन एंड स्पेसिफिक मेजर प्रेडिक्ट योर बिहेवियर मोर रिलायबली। ठीक है, किस सिचुएशन में आप किस तरह का बिहेव करते हैं, ये बात और कंफर्म करती है कि आप जो है कितने ज्यादा, जो आपकी पर्सनैलिटी है वो कितनी ज्यादा बेहतर है, राइट। देन इसमें है क्या, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा हो। ठीक है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर द करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अच्छा, दूसरा एक और चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ऐसा होता कि इसमें ए एंड आर आर बोथ आर करेक्ट और बोथ आर रॉन्ग वाला होता, तो उसको हम लोग चूज करते हैं इंस्टेड ऑफ डी। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन जो है बहुत अहम होने वाले हैं आपके लिए। एक बार इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए
क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं और पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं। तो पहला क्या है, द movement is the internal to the human beings. Everything that the people do involves to the movement of one sort. Movement is the tool of life. The moment efficiently a person moves, that more meaningful life is. The moment experiences can be extremely beautiful, and no two moment will contribute to a richer appreciation, leaves to the individual fit to relate 24 times to the specific through their particular use of balance, leverage, and technique. Movement educators believe that the numerous activities have common elements, all of which are based on the comprehensive knowledge of the movement fundamentals. The battle of individual is able to develop the commitment to learning to move. Movement education is an important aspect of physical education. Movement consists of educational program designed to help the people become more aware their bodies and reach them how to have the better and more effective movement. Education is individual exploration. Through the individual exploration, students encouraged to find their own with natural movement of the childhood. The children enjoying running, jumping, climbing, leaping, and other physical movement, and they tend to perform these movements of their own volition. Movement educator seeks to capitalize on these natural movement of the childhood and guide the child through a individual exploration. The many education programs tend to stress conformity and believe that the child individualized turn of movement can be reinforced and retained. The movement education program provide the unlimited opportunity for the child to explore the use of their body movements in way to creative and self expressive. तो आई होप देख कि इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इससे रिलेटेड हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, पहला वाला इसको समझने की कोशिश करिए आप। द प्रोग्राम ऑफ मूवमेंट एजुकेशन आर स्ट्रक्चर्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ बैलेंस, मेकिंग यूज ऑफ टाइम एंड यूज ऑफ टेक्निक। आपने क्या करना है, एक चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि जब भी कोई भी पैराग्राफ दिया है आपको, तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करने, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना उसमें, राइट। कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं जो इन्फ्रेंसेस बेस्ड होते हैं, ठीक है, जहां आपको अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए जाना पड़ता है, जब आपका सीधा सीधा आंसर नहीं दिया हुआ। अगर आपका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है तब आपने कुछ भी चीज बाहर से नहीं करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 71 है, 71 क्वेश्चन में सिंपली क्या कहा गया है, सिंपली उसने पूछा है कि जो प्रोग्राम ऑफ मूवमेंट एजुकेशन एंड स्ट्रक्चर्ड किसके द्वारा, यूज ऑफ बैलेंस है, यूज ऑफ टाइम है, यूज ऑफ टेक्निक एंड यूज ऑफ स्पेस। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पहले पैराग्राफ में हमें ये देखने को मिलता है कि इसमें क्या है, यूज ऑफ टाइम और यूज ऑफ स्पेस की बात करी गई है। तो 75 का क्या सी आंसर आपका 71 में ठीक हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर दोबारा से आप इसको पढ़ लीजिए, मैं इसके आंसर्स आपको बता देता हूँ जिससे कि आपका टाइम भी खराब नहीं हो और आप अपने आप से लगा पाएं। आपको वीडियो पॉज कर लीजिए और पॉज करके आप लोग वहां पे उसको देख सकते हैं। द इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन इज कंसर्न्ड विद, जो इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन है वो किसके साथ कंसर्न करता है, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टिलाइजिंग पैटर्न ऑफ द मूवमेंट एंड नेचुरल मूवमेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नेचुरल मूवमेंट के साथ हम लोग जाएंगे। और आप नेचुरल मूवमेंट जो है वो सिंपल सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। द बेटर एबिलिटी टू परसीव द मूवमेंट पैटर्न इज, मूवमेंट पैटर्न को परसीव करने के लिए क्या करना है हमें, जो बेस्ट पैटर्न है जो हमें हेल्प करता है उसको हम लोग देखेंगे, डेवलपिंग स्किल्स। एबिलिटी हमेशा स्किल्स के साथ जोड़ी जाती हैं आपकी, कि कितने स्किलफुल हैं आप, और जितने स्किलफुल आप होंगे उस काम को करने की एबिलिटी आपकी उतनी ही ज्यादा होगी। टेक द करेक्ट आंसर्स, प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट एजुकेशन स्ट्रक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, करेक्ट आंसर्स
प्रोग्राम के आपको टिक करने हैं, किसके, जो स्ट्रक्चर्ड बेसिस हों। 74 का आंसर हमें देखना है। कॉमन एलिमेंट्स, बेसिक, मूवमेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, जल्दी से आप इसका आंसर करें फटाफट। या इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होगी कि हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी एंड यू हैव टू सॉल्व देम आउट, राइट। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, ऑफ दिस सीजन ऑफ, right, the moment education explores the science of movement of mechanics, body awareness and quality of the movement। अब इस पूरे पैराग्राफ में आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा, ये बहुत इजी से आप लोग पता लगा पाएंगे कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें हम बात कर रहे हैं साइंस ऑफ मूवमेंट की, और हमने बात की है बॉडी अवेयरनेस की। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ मूवमेंट एक अलग चीज़ है। मतलब इसमें मूवमेंट एजुकेशन में ये सारे के सारे पार्ट आते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक ये पैराग्राफ हमें दिया है उस पैराग्राफ में, पैराग्राफ के डिफरेंट पार्ट्स में हमें दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है, साइंस ऑफ मूवमेंट में और बॉडी अवेयरनेस पे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा 75 का, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सीरीज है उसमें हमने ये ख़त्म कर लिया पूरी तरह से, राइट। आई होप दैट कि हम नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जो भी रिमेनिंग टॉपिक रह गए हैं उन पे हम लोग बात करेंगे। जल्दी आपके यूजीसी नेट की जो डेट है वो कंफर्म्ड हो जाएंगी। मतलब कंफर्म्ड ये है कि बदलने तो वाली नहीं है खैर, लेकिन फाइनल मोहर लगना उस पर ज़रूरी है। जब आपके एडमिट कार्ड निकलने की डेट आ जाएंगी तो ये भी फाइनल हो जाएगा कि ये जो टेंटेटिव डेट अब तक हमें दी गई है वो चेंज आपकी नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।